एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आज जो है मेरा टॉपिक ये है कि आईवीएफ ट्रांसफ़र, जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर देते हैं और हमें बीटा एचसीजी की रिपोर्ट का जब वेट होता है तो उसके बीच में हम क्या क्या काम कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं, मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मुझे बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है या जब हमें जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद और बीटा एचसीजी की रिपोर्ट आने के बाद जब पॉजिटिव आ जाता है तो हमें किस तरह से जो है अपना ख्याल रखना है, हमें ऐसे कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। बहुत से क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूँ। दूसरा क्वेश्चन का आंसर कि बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आईवीएफ के बाद, जैसे कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि क्रैम्पिंग होती है या ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है तो वो कितने टाइम तक रहती है, उसमें क्या प्रिकॉशंस आप यूज़ कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। तो आज उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स के साथ उसे शेयर कीजिए। उससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और उससे जो है मुझे मेरा वीडियोस बनाने का और भी ज़्यादा मन करेगा, और भी ज़्यादा मैं वीडियोस बनाऊंगी, आपकी हेल्प कर सकूंगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं औरों की भी हेल्प कर रही हूँ, आप ही के ज़रिए औरों की हेल्प कर रही हूँ। तो आप जो है जितना हो सके प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो अभी जो है मैं आपको ये बताऊंगी सबसे पहले कि जब जो है आईवीएफ हम करवाने के लिए जाते हैं, जब जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हमारा हो जाता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस जो हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं। वैसे तो जब आईवीएफ की बात ही मन में आती है ना तो ऐसा लगता है कि आईवीएफ हम करवाने जा रहे हैं, अब तो हम बिल्कुल बेड रेस्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल लेटना पड़ेगा। हम ये सोचते हैं कि हम इतना सारा पैसा लगा रहे हैं, हमें जो है बिल्कुल जो है अब बेड रेस्ट करना है, बिल्कुल लेटे रहना है, कोई काम नहीं करना है, हिलना डुलना नहीं है, अपने डेली रूटीन के जो है काम भी हम नहीं कर सकते, हम लेटे रहेंगे। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी हेल्प करने के लिए भी कोई नहीं होता घर में, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको ये सोचना पड़ जाता है, या उनके रिलेटिव अगर उनके घर में आ भी रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए वो हेल्प कर सकते हैं, 9th मंथ वो उनकी हेल्प नहीं कर सकते, तो उन्हें इस बात की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो तो मैं अपनी डेली रूटीन की आपको एक्टिविटी दिखाऊंगी, मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको डेली रूटीन की मैं अपनी एक्टिविटी दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या काम करती हूँ। देखिए, मैं आपको, मेरे माइंड में भी यही डाउट था कि 9th मंथ तक मुझे लेटे रहना है, मुझे कोई काम नहीं करना है। तो जैसे ही मैंने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाया, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाने से जो बीच में 14 डेज़ का गैप होता है, जब हम बीटा एचसीजी रिपोर्ट हमें आनी होती है और प्रेगनेंसी टेस्ट हमने करना होता है, इसके बीच में नॉर्मली जो है मैं आपको कहूँगी कि इस 14 डेज़ में आपको सिर्फ जैसे हल्की फुल्की आपने चाय बना ली या सब्जी बैठ कर आप हल्का फुल्का काट सकते हैं या सब्जी बना भी सकते हैं, तो इस तरह के काम आप कर सकते हैं। आपको मेनली मैं बोलूँगी कि आटा जो है वो बिल्कुल भी आपको गूंदना नहीं है, आपको हैवी चीज़ बिल्कुल भी नहीं उठानी है, अपने पेट पर ऐसा कोई काम नहीं करना है। मैं आपको ये बोलूँगी, जब आपको उठना भी है ना, जैसे आप लेटे हुए हैं, लेटने के बाद जब आप उठ रहे हैं तो आपको पेट के ऊपर अपने स्ट्रेस नहीं डालना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए आपके पेट पर। चाहे अगर आप आज एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवा के आए हैं, आपको कल से ये प्रिकॉशन करना है कि आपके पेट के ऊपर दबाव नहीं पड़ना चाहिए। जब आप उठ रहे हैं तो अपने दोनों हाथों को ऐसे आप रखेंगे बेड पर, ठीक है, तो आपका जो प्रेशर है वो आपकी बाजू पर पड़ना चाहिए, आपके पेट पर नहीं पड़ना चाहिए। आप बाजू को जो है ऐसे रखेंगे बेड के ऊपर और हल्का सा अपने आप को जो है ऊपर की साइड पुश करेंगे और फिर बेड से नीचे उतरेंगे। आपके पेट पर स्ट्रेस नहीं पड़ना चाहिए, आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें जॉब कंटिन्यू करो, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगी। औरों का क्या एक्सपीरियंस रहता है मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि अगर आप जॉब करते हो तो आप जॉब बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें आपको बैठे रहना पड़ेगा, जिससे आपके पेट पर भी दबाव पड़ेगा,
आपको जो है बहुत सारी आगे कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, क्योंकि इसमें जो मेडिसिन होती हैं उसके बहुत सारे जो है अगर इफ़ेक्ट्स हैं, सपोर्टिव मेडिसिन हैं, लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपको बिल्कुल भी, अगर जॉब करते हो तो जॉब बिल्कुल छोड़ देनी है। हल्के फुल्के घर के आप काम करते रहिए। वो भी काम मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, इसलिए करते रहिए ताकि अपने माइंड से जो स्ट्रेस रहता है इन 14 डेज़ में, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस रहता है कि हमारी बेटा ECG रिपोर्ट में क्या आएगा, और हम प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे उसमें क्या आएगा। क्या थोड़ी सी मुझे ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। तो उसमें रिपोर्ट में क्या आएगा, तो इस तरह की प्रॉब्लम की वजह से हमें स्ट्रेस रहता है। और अगर हम अपने नॉर्मल वर्क करते रहेंगे, टीवी देखेंगे, अपना मन कुकिंग में लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे, हाँ हैवी वर्क जैसे कि आटा गूंदना है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। वो फर्स्ट 3 मंथ आपको नहीं करना है कंसीव होने के बाद। तो ये 14 डेज़ में आपको अपना ध्यान रखना है। उसके बाद जब आपको बेटा ECG रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव आ जाती है और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाता है, उसके बाद फर्स्ट 3 मंथ तक भी आपको जो है कोई हैवी वर्क नहीं करना है। वैसे तो 9th मंथ आपको हैवी वर्क नहीं करना है, ठीक है। तो फर्स्ट 3 मंथ आपने बिल्कुल अपना प्रॉपरली ध्यान रखना है। आपको आटा नहीं गूंदना है। अगर आपके घर में कोई है नहीं है, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये मैनेज करना पड़ेगा कि आपको आटा नहीं गूंदना है। आपको जो है बिल्कुल भी मतलब ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसके ऊपर पेट पर आपके प्रेशर पड़े, ठीक है। तो आपको आटा नहीं गूंदना है, आपको हैवी वर्क नहीं करना है कोई भी, जैसे बाल्टी पोछा लगा रहे हैं, पोछा आपको बैठ कर नहीं लगाना है। एक मॉप मैंने, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने मॉप ले रखा है। वो जो मॉप है, जैसे वो आजकल मॉप चल रहे हैं उस तरह के मॉप जिसमें आप खड़े होकर जो है पोछा लगा सकते हैं, वो लगा सकते हैं आप, ठीक है। और अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कुछ, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी पोछा भी आपको नहीं लगाना है, खड़े होकर भी नहीं लगाना है आपको, ठीक है। बैठ कर तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। उसके बाद जो है आपको अपने खाने पीने पे ध्यान रखना है। आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी है, आपको इन्फेक्शन का ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको फर्स्ट 3 मंथ में रखना है। आपको बिल्कुल भी ऐसा कोई जो है इन्फेक्शन वाले पर्सन से बिल्कुल दूर रहना है। और जो है जैसे मैं आपको बोलूँगी कि आप जो है कोई अपने घर में हैवी वर्क कर रहे हैं, अपने घर में जैसे कि कोई सामान उठा कर रख रहे हैं, कुछ भी, जैसे आजकल विंटर्स है, विंटर्स में हमारे घर में जैसे बड़े बड़े ब्लैंकेट्स होते हैं, तो इस तरह के ब्लैंकेट्स भी आपको उठा कर तय करके नहीं रखने हैं। दीवान जैसे जो बेड होते हैं उनके कवर को उठाना नहीं है। गद्दे, मतलब कोई भी भारी सामान आप समझ रहे होंगे कि वो आपको नहीं करना है। नॉर्मली सब, जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन आया कि सब्ज़ी बनाते हैं, हाँ बिल्कुल आप सब्ज़ी बना सकते हैं, काट सकते हैं, रोटी बना सकते हैं। रोटी भी आप ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहेंगे, बहुत ज़्यादा रोटी नहीं बनानी है। कम से कम 2 या 3 पर्सन्स की अगर आप रोटी बना रहे हैं तो बहुत है, इससे ज़्यादा तो आप कोशिश भी मत कीजिएगा, ठीक है। तो अपने घर की जैसे किचन की सफाई करना, ये सब बिल्कुल आपको नहीं करनी है। झाड़ू आपको झुक कर नहीं लगाना है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है फर्स्ट 3 मंथ। उसके बाद नेक्स्ट जो है टॉपिक, लोग जो पर्सन्स व्यूअर्स मेरे से पूछ रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि फ़र्स्ट 3 मंथ में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आपको कभी भी हो सकती है। मुझे फ़र्स्ट 4 मंथ जो है वो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रही है। और ब्लीडिंग की प्रॉब्लम में मुझे क्या क्या प्रिकॉशंस थे मैंने आपको बताया कि एक इमरजेंसी किट डॉक्टर आपको बना कर देते हैं। वो आपको फ़र्स्ट 4 मंथ या 3 मंथ तक आपको अपने पास रखनी होती है, क्योंकि जो इंजेक्शन्स होते हैं, वो इंजेक्शन्स और टैबलेट्स जो होती हैं वो हमारी सपोर्टिव होती हैं, वो फिर बढ़ जाती हैं। वो इसलिए बढ़ जाती हैं ताकि अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इंजेक्शन्स और दवाइयाँ जो है वो बढ़ जाती हैं, तो इसलिए इमरजेंसी किट दी जाती है। फर्स्ट 3 मंथ में आपको स्पॉटिंग हो सकती है, और वो स्पॉटिंग आपको जो है ये देखना है कि उस स्पॉटिंग का कलर क्या है। अगर उसका कलर जो है बिल्कुल डार्क रेड है, ठीक है, बिल्कुल डार्क रेड है, तो वो टेंशन वाली बात है। अगर बहुत ज़्यादा क्लोटिंग हो रही है तो वो भी टेंशन वाली बात है। अगर आपको जो है ब्लीडिंग, मान लो मेरे को जो ब्लीडिंग हो रही थी, मुझे फर्स्ट 4 मंथ ब्लीडिंग हुई है, उसका कोई ये नहीं था कि कोई डेट पे होती थी। जैसे फर्स्ट मंथ मेरे को 15 को हुई तो नेक्स्ट मंथ मुझे 28 को होती थी, उससे नेक्स्ट मंथ मुझे और जल्दी हो जाती थी।
तो इस तरह से 4 मंथ तक मुझे ब्लीडिंग हुई। किसी भी टाइम हो जाती थी, कभी रात को हो जाती थी, कभी मिडनाइट में हो जाती थी, रात को 2 बजे भी मुझे एक बार ब्लीडिंग हुई। और जब ब्लीडिंग होती है तो वो मैं ये कहूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी, लेकिन वो सिर्फ कुछ घंटे तक ही रहती थी, जैसे 4 से 5 घंटे तक रहती थी। उसके बाद जो है थोड़ी मतलब बिल्कुल कम हो जाती थी और 2-3 दिन तक ही रहती थी। और उसमें जो है ब्लीडिंग में उसका जो कलर होता है वो बिल्कुल ब्राउनिश सा कलर होता है, जैसे चॉकलेट होती है ना, इस तरह का कलर होता है। तो आपको उसके कलर पे ध्यान रखना है। क्लोटिंग अगर आपको हो रही है तो आपको अगर आपको ब्लीडिंग में क्लोटिंग हो रही है ना, तो इस बात का ध्यान रखना कि उसकी जो है आपको पिक जो है अपने पास रखनी है। और अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो डॉक्टर को आप व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। मैं डॉक्टर को जो है व्हाट्सएप पे सेंड कर देती थी, तो वो पिक आप अपने पास क्लिक करके रखिए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। क्लॉटिंग आपको नहीं होनी चाहिए, उसका कलर रेड नहीं होना चाहिए, और वो कंटिन्यूसली 2 या 3 दिन तक, जैसे सुबह से लेकर रात तक आपको कंटिन्यू हो रही है, वो वैसी नहीं कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि हाँ, जैसे 2-3 घंटे के लिए हो गई, उसके बाद रुक गई और फिर बिल्कुल कम हो गई, फिर 2-3 दिन बाद वो बंद हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यू हो रही है आपको, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ कि नॉर्मली जो है अगर आपके 1 या 2 पैड भी पूरे दिन में 1 या 2 पैड सिर्फ, अगर उससे ज़्यादा हो रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को चेक करवाइए। तो ये आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे कि आपको फर्स्ट 3 मंथ आपको जो है ब्लीडिंग हुई थी, और ब्लीडिंग में मुझे क्रैम्पिंग भी होती थी, पेल्विक में पेन भी होता था, लेग में पेन भी होता था। वो इसलिए होता है क्योंकि जो है हमारे कुछ मुझे ट्विन्स की वजह से भी डॉक्टर ये बोल रहे थे कि ट्विन्स की वजह से भी हो सकता है। कुछ हमारा जो बेबी है अगर वो पेल्विक एरिया में बिल्कुल नीचे की साइड है, पेल्विक में है, तो इस वजह से भी हमें ब्लीडिंग हो सकती है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, और भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे मेरी मेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। कुछ टाइम तक मैं इंस्टाग्राम पर भी अपनी वीडियो जो है इंस्टाग्राम की आईडी भी बना दूँगी, तो फिर मैं आपको वो भी सेंड कर दूँगी, आप उस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। और हाँ, मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं, अगर वो मुझे मैसेज कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे आप मैसेज करके अपनी लोकेशन भी बताइए कि आप कहाँ कहाँ से हैं, मुझे ये पता होना चाहिए। और उसके अलावा भी अगर आपका इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।